आज की इस व्याख्यान माला में आप सभी विद्यार्थियों का इग्नू परिवार की तरफ से स्वागत है। आज हम अपने उसी क्रम में आपसे चर्चा करेंगे ब्लॉक 3 की इकाई 8 और इकाई 9 के खंड को। इकाई 8 में हम चर्चा करेंगे इरावती कार्वे जी की। इरावती कार्वे इकाई 8 में कवर होंगी और इकाई 9 में AR देसाई जी की चर्चा होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और मानवशास्त्री इरावती कार्वे के संक्षिप्त विवरण के साथ हमारी चर्चा प्रारंभ होगी और आप सभी विद्यार्थियों को या सभी सुनने वालों को यह बताने में हमें अत्यंत प्रसन्नता भी है कि इरावती कार्वे भारत की पहली पहली मानवशास्त्री नहीं बल्कि कहा जाए कि पहली महिला मानवशास्त्री हैं। मानवशास्त्री तो तमाम हुए, लेकिन पहली महिला मानवशास्त्री होने का उनको गौरव प्रदान है और उन्होंने मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ तक मानवशास्त्र का सवाल है या समाजशास्त्र का सवाल है, आप सब जानते हैं कि मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में हम सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में जब सामाजिक जो संस्थाएं हैं, परिवार है, नातेदारी है या विवाह है, ये सब जब भारतीय संदर्भ में पढ़े जाते हैं तो उसको मानवशास्त्री भी पढ़ता है और समाजशास्त्री भी पढ़ता है। इसलिए इरावती कार्वे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इरावती कार्वे ने भारत में विभिन्न परिवारों में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत को फैले हुए इस भौगोलिक क्षेत्र में मूल रूप से उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का मानवशास्त्रीय अध्ययन किया। इसलिए हिंदू समाज व्यवस्था में किस प्रकार से नातेदारी व्यवस्था कार्य करती थी उसकी चर्चा सर्वप्रथम इरावती कार्वे ने की और उसके बाद भारत में हिंदू समाज और हिंदू समाज व्यवस्था को समझने में सहायता मिली। इसके बाद भारत में जो हमारी परंपरागत ज्ञान श्रृंखला थी, उसमें जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं या धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस है, महाभारत है इत्यादि, इन सब के में जो हिंदू माइथोलॉजी की बात है, हिंदू विश्वास परंपरा की बात है, उसको और वो कैसे आधुनिक भारत में रीति रिवाजों का के रीति रिवाजों को बनाने में अपना योगदान देती है, उस सब का भी अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को करने के लिए इरावती कार्वे जी ने भारत में जो हिंदू समाज व्यवस्था में बहुत गौरव से एक ग्रंथ की चर्चा होती है जिसको महाभारत कहते हैं, वेदव्यास जी द्वारा रचित। उस महाभारत में विभिन्न चरित्र को और उसकी जो कथा है, महाभारत की कथा और विभिन्न चरित्रों के संदर्भ में उन्होंने जिस प्रकार की व्याख्या की और उसको आज के, यानी उस समय जब इरावती कार्वे जी उस समय जब लिख रही थी 1960 के दशक में, तो उस समय उन्होंने तत्कालीन समाज में उस महाभारत के विभिन्न चरित्रों का क्या योगदान है समकालीन भारत में के परंपराओं के निर्माण में, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी आई जिसका नाम था युगांत। युगांत पुस्तक जो है वो मैं लेकर भी आया, मैं बहुत प्यारी पुस्तक है, इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये युगांत पुस्तक जो है ये इस इरावती कार्वे जी की, जैसा शब्द कह रहा है युग का अंत, युगांत,
यानी इसको उन्होंने एंड ऑफ एन इपोच कह के कहा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाए, लेकिन ये मूल जो कृति आई वो मराठी भाषा में आई, और मराठी भाषा में 1967 में इरावती कर्वे जी ने ये पुस्तक लिखी, और इसमें जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं उनका जिक्र किया। यह बुक युगांत को जैसा लोग समझते हैं वैसा नहीं है। यह एक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ नहीं है युगांत, क्योंकि हमने जब कहा कि महाभारत के चरित्रों पे लिखी गई है तो इसको हम धार्मिक ग्रंथ न माने, क्योंकि उसमें उन्होंने वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय विवेचना की है, और इसको एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के रूप में स्वीकारा गया, और इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज को या भारतीय हिंदू समाज को समझने में है। हम लोग अब कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं कि इरावती कर्वे कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, कहाँ से आती थी, और उनका क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी। उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जैसा हमने बताया कि वो प्रथम भारतीय मानवशास्त्री थी, और बर्मा में वो मैंजन नाम के स्थान पर बर्मा में ये पैदा हुई, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो पुणे में हुई, जिसे बल्कि उनका महत्वपूर्ण योगदान पुणे में समाजशास्त्र विभाग के जनक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र विभाग को उन्होंने पुणे में स्थापित किया था। तो पुणे में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और वो इरावती अपने पिता के साथ बर्मा से भारत आ गई थी, और वो एक ब्राह्मण परिवार प्रांजपे एक टाइटल है, कास्ट टाइटल है, महाराष्ट्र में बड़ा पॉपुलर है। वो ब्राह्मण कास्ट टाइटल है, उस परिवार के साथ वो रहीं, और उसके बाद वो वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्होंने भारत में हिंदू समाज व्यवस्था की मूल्यों को अपने जीवन में ग्रहण किया। वो कार्वे लोगों के साथ उनका विवाह हुआ, मतलब वो ही शी मैरिड इनटू द कार्वेज फैमिली, कार्वे के परिवार में उनका विवाह हुआ, और वो बेसिकली उनकी जो शिक्षा है वो बीए इन फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और समाज शास्त्र में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री की, एमए किया, और उसके बाद वो जर्मनी में अपने उच्च अध्ययन हेतु चली गई, और वहाँ पर उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में पीएचडी, वहाँ पे डीफिल बोलते हैं, डीफिल की डिग्री 1930 में प्राप्त की, और पढ़ने में बड़ी विदुषी महिला थी, बहुत ही विद्वान थी, बहुत तेज थी, और उनका जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का करियर है या वो बड़ा एक शानदार करियर है उनका। उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार बहुत अच्छे पढ़ाई करी, और उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, यूजीन फिशर नाम के एक प्रोफेसर हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। उस बर्लिन यूनिवर्सिटी में यूजीन फिशर के सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में उन्होंने अपनी पीएचडी किया, और वो सोशल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की विद्वान थी। इरावती कर्वे जैसा हमने बताया कि बर्मा से हिंदुस्तान और पढ़ने के लिए जर्मनी, तो उनके पास एक बहुत वृहद कह सकते हैं कि एक्सपोजर था तमाम देशों को, तमाम समाजों को देखने का, समझने का। तो वो बहुत महत्वपूर्ण उनकी समझ रही। अच्छा, दूसरी तरफ जो यूजीन फिशर थे वो साउथ वेस्ट अफ्रीका, जो आजकल नामीबिया के नाम से जाना जाता है, नामीबिया में जो जर्मन थे, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका के में जो मिश्रित प्रजातियां थी, उनके ऊपर उनका यूजीन फिशर का काम था। तो रेशियली मिक्स्ड वो खुद भी थे, और मतलब उनकी जो बच्चे थे वो ब्लैक एंड कह सकते हैं जर्मन्स एंड नामीबिया के मिक्स्ड प्रजाति के
का परिवार था। तो एक इस प्रकार का वातावरण उनको प्रारंभ से देखने को मिला, जहाँ पर वो प्रजातियों को मिश्रित रूप में देख रही थी। उनका वो अनुभव समाज को या जनजातियों को या प्रजातियों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। कार्वे भारत में जब आती हैं तो उनका जो प्रारंभिक योगदान है वो एक तरह से फेमिनिस्ट यानी नारीवादी सांस्कृतिक और सामाजिक टिप्पणीकार के रूप में दिखाई पड़ती हैं, और उन्होंने नारीवादी सांस्कृतिक तथा जो कहा जाए सामाजिक टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उनका कास्ट सिस्टम के ऊपर काफी महत्वपूर्ण समझ है, और उन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो इस तरह से अगर हम समझें कि इरावती कार्वे क्या पढ़ती थी, तो वो एक रेशियल स्टडीज की एक्सपर्ट मान सकते हैं, यानी जब प्रजातियों के अध्ययन की विद्वान के रूप में, जाति व्यवस्था के अध्ययन के विद्वान के रूप में, और दूसरी तरफ नारीवादी विचारधारा से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में उनका अकादमिक कार्य दिखाई पड़ता है। अब उनको अगर हम कहें कि आप उनके ऊपर किस तरह के स्कूल का प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी जो प्रारंभिक 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी यानी ब्रिटेन के विद्वानों द्वारा जो मानव शास्त्र प्रोड्यूस किया जा रहा था, उसका खासा प्रभाव उनके अध्ययनों में दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने 1930 से लेकर 1950 तक यानी 2 डिकेड में कास्ट और धर्म यानी जाति और धर्म के आधार पर जो विभेदीकरण है या मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसका प्रारंभिक अध्ययन उन्होंने किया है और उसको समझने का प्रयास किया है। उसके बाद बहुत सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई, उसके बाद 1968 तक उनका जो अध्ययन देखने को मिलता है वो भारतीय समाज में किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस को यानी नातेदारी संगठन को समझने में दिखाई पड़ता है। और उनकी जो डेथ है वो 1967 में जो आखिरी किताब युगांत आई, उस युगांत के बाद 1968 में यानी 1968 में अचानक उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से उनका जो कार्य का है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र में देखा जाता है। इरावती कार्वे ने पुणे में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है जिसका नाम है डेक्कन कॉलेज। डेक्कन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च इंस्टीट्यूट की एज ए डेक्कन कॉलेज में ज्वाइन किया, और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ज्वाइन किया। सोशियोलॉजी और उस जमाने में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का एक संयुक्त विभाग हुआ करता था, तो उसके वो हेड बनी। और फिर वो डेक्कन कॉलेज में एज ए हेड, डेक्कन कॉलेज भी बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज, बहुत ही प्रतिष्ठा वाला कॉलेज था, उसमें जब तक वो रिटायर नहीं हुई तब तक वहाँ पर वो एज ए हेड काम करती रही। उन्होंने जो हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस है 1939 में उसका एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन की वो अध्यक्ष रही, और उन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में काफ़ी स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। और उनका जो उनकी फेम है या उनकी जो ख्याति है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो काफ़ी एप्रिशिएट हुई वैज्ञानिकों के मध्य। और उनकी जो रीडरशिप मतलब उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उसकी जो पाठक हैं वो एक काफ़ी बड़े रेंज के पाठक हैं, यानी वैज्ञानिक भी उसको पढ़ रहे थे, समाज वैज्ञानिक भी पढ़ रहे थे, और एंथ्रोपोलॉजी के जो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के लोग उसको पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से उनका काफ़ी अच्छा जो उनका लेखन है वो काफ़ी सराहा गया, और बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हुई। उनके जो
अब परिवार के बारे में दिनकर कार्वे जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक शिक्षक थे, और गौरी देश पांडे और तमाम ऐसे लोग हैं उनके परिवार से जुड़े हुए जो नेशनल साइंस कांग्रेस में भी काफ़ी एक्टिव रहे, जिससे उनको अचानक उनकी मृत्यु हुई 1970 में, और 69-70 में 70 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये उनका एक जीवन परिचय है। अब आइए उनके मुख्य कार्य क्या हैं, उन्होंने क्या-क्या काम किया। हम अगर उसको संक्षेप में कहें तो जैसा हमने आपको बताया कि उनकी जो रिसर्च है, उस रिसर्च में एक तो उन्होंने रेशियल कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करी कि भारत में कि जैसे चूँकि उनका पास पूरे विश्व के कई समाजों का अध्ययन करने का अनुभव था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत में जितनी प्रकार की प्रजातियाँ थीं, उसको पढ़ने के बाद कहा कि भारत की जनसंख्या विभिन्न प्रजातियों से मिलकर संपूर्ण भारत बनता है। तो भारत जो है वो उसका रेशियल कंपोजिशन, मतलब उसकी जो प्रजातीय संरचना है, उसके भारत की जनसंख्या की प्रजातीय संरचना की बात उन्होंने करी और उसको उन्होंने हाईलाइट किया। दूसरी तरफ हमने जैसा अभी-अभी बताया कि हिंदू परिवार व्यवस्था में नातेदारी संगठन, हिंदू किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। तीसरा, ये दूसरा हो गया किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हो गया जो हमने अभी-अभी बताया कि जाति व्यवस्था। भारत में जो जाति व्यवस्था की जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किए और उन्होंने जाति की उत्पत्ति के बारे में अपना मानव शास्त्रीय पक्ष रखा। चौथा पक्ष जो उनके अध्ययन में दिखाई पड़ता है, वो है भारत की नगरीय और ग्रामीण समुदाय की जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, वो भी उनके अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी उन्होंने हिंदुस्तान के, भारत के नगरीय समाज और नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय अथवा ग्रामीण समाज का अध्ययन किया, तुलनात्मक रूप से भी किया, अलग-अलग किया। तो ये एक उनका चार उनके अध्ययन को अगर हम भारत के संदर्भ में बाँटें तो 4 प्रमुख धाराओं में हम उनके अध्ययन को, उनके केंद्रीय बिंदु को समझ सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हिंदू सोसाइटी की जो बात उन्होंने करी वो 1961 में 1961 में डेक्कन कॉलेज में जब वो पढ़ा रही थी, तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन यानी उसका एक विश्लेषण नाम का एक अध्ययन हिंदू समाज व्यवस्था के ऊपर आधारित किया, जिसमें उन्होंने जो फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र में जाकर, फील्ड में जाकर अपने फील्ड में जाकर उन्होंने जो मराठी लिटरेचर, मराठी के टेक्स्ट हैं, हिंदी के टेक्स्ट हैं, जो हिंदी में लिखा गया या जो संस्कृत के टेक्स्ट थे, प्राकृत भाषा एक होती है, संस्कृत से भी मूल भाषा, पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा प्राकृत, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी और मराठी चारों की वो विद्वान थी, चारों भाषाओं को समझ सकती थी। उन्होंने चारों भाषाओं में जाकर, क्षेत्र में जाकर इन चारों भाषाओं में हिंदू समाज के तमाम तथ्यों को एकत्रित किया और उसके आधार पर उन्होंने कास्ट सिस्टम और हिंदूवाद को लेकर उन्होंने अपनी विवेचना दी। प्री आर्यन और कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये हिंदुत्व में या हिंदूवाद में प्री आर्यन स्टेज से एग्जिस्ट कर रही है। प्री आर्यन मतलब आर्य लोगों के आने के पहले से विद्यमान थी। उसको उन्होंने ट्रेस किया, उसको उन्होंने निकाला और उसके बाद उसको आज के यानी जो प्रेजेंट फॉर्म है कास्ट का, जाति का, उस तक उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की। बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है जो हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि इरावती कार्वे कहते थे कि इंडियन कास्ट सोसाइटी, जो इंडिया की जातिगत समाज है, कास्ट सोसाइटी है, इज अ सोसाइटी मेड ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट यूनिट्स के एक परस्पर संयोजन, एक कहा जाए कि एक अरेंजमेंट की तरह है। और उन्होंने कहा कि ईच हैविंग इट्स ओन ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो जाति व्यवस्था के अंदर विभिन्न इकाइयां हैं,
उन इकाइयों में वो कह रही हैं कि सबके जो परंपरागत व्यवहार के तरीके हैं वो भिन्न हैं। वे बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल पैटर्न बिहेवियर के ट्रेडिशनल पैटर्न से चलते हैं, यानी परंपरागत तरीकों के जो परंपरागत व्यवहारों के जो तरीके हैं वो उनके इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं। इसको उन्होंने एम्फसाइज किया और उन्होंने कहा कि दिस हैज रिजल्टेड इन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉर्म्स एंड बिहेवियर, और इसका परिणाम ये होता है कि भारत में जो हिंदू जातिगत समाज व्यवस्था है, जाति पर आधारित समाज व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न जातीय समूह हैं, जातिगत इकाइयां हैं, उनके व्यवहार अलग हैं और उनके व्यवहार के तरीके अलग अलग होने की वजह से वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। और उनका जो एक तो इंटर रिलेशन भी है और एक इंडिपेंडेंस भी उनके व्यवहार हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। और इस बात को उन्होंने कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉर्म्स एंड बिहेवियर, यानी प्रतिमानों और व्यवहारों की जो बहुलता है, मल्टीपल है, कई है। ये नहीं कि पूरा जो हिंदू जातिगत समाज व्यवस्था है वो सब एक ही प्रकार के प्रतिमान और एक ही प्रकार के व्यवहार से चलता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग उनके प्रतिमान हैं, अलग अलग उनके व्यवहार के तरीके हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन is intrinsic in a particular stratification found in caste। और उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है वो जातियों के अंदर एक गुथा हुआ व्यवहार का तरीका है जो जिसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति व्यवस्था की विवेचना की। कार्वे ने कहा कि ये जो हमारे हिंदू समाज व्यवस्था है ये एक बड़ी जटिल व्यवस्था है। इसके अंदर जो संस्तरण है, इसके अंदर जो स्तरीकरण है वो बड़ा जटिल है। इसका पैटर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न है और यह इतना आसान सा दिखने वाली व्यवस्था नहीं है, एक जटिल व्यवस्था है। और कार्बे इसको कास्ट को इंडोगेमस किनशिप ग्रुप के रूप में देख रही थी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच। इंडोगेमस का मतलब होता है कि अपने ही समूह के अंतर क्रिया और प्रतिक्रिया करने वाला समूह इंडोगेमस ग्रुप कहलाता है। तो वो कहते हैं कि कास्ट जो है वो एक बंद समूह की तरह दिखाई पड़ता है और उस एक जाति के लोग अपने ही समूह के लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, खाते पीते हैं, व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहारों का तरीका भी एक विशिष्ट होता है। दूसरी जाति के लोग का तरीका बिल्कुल विशिष्ट होगा। तो इस प्रकार से वो उनका कहना था कि जो हिंदू जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियां हैं वे एक डिस्टिंक्टिव मतलब एक विशिष्टता लिए हुए पैटर्न के एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न की इकाइयां हैं, ये बात कह रहे हैं। तो कार्वे सेज दैट इट इज लूज एंड वेरी इलास्टिक इंटरनली। ये जाति वो कह रहे हैं कि जाति जो है ये एक दूसरे विभिन्न जातियां एक दूसरे पे निर्भर भी हैं और अलग भी हैं। ध्यान से समझने की जरूरत है। अलग भी हैं संरचना में, व्यवहार की पद्धतियों में, तरीकों में, मूल्यों में, प्रतिमानों में अलग हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे पे निर्भर भी हैं क्योंकि उन्हें सबको मिलकर, जिसको कह रही हैं वो नियर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखने में अलग दिखाई पड़ रहे हैं, अलग हैं, परंतु फिर भी ये एक दूसरे पे किन्हीं कारणों से निर्भर भी हैं। तो ये एक बड़ी मतलब विशिष्ट, एक बड़ी यूनिक सी व्यवस्था दिखाई पड़ती है जिसको इरावती कार्वे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार कास्ट बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक एंड ब्लड ग्रुप सर्वे, जैसा आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की भी एक्सपर्ट थी। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये पढ़ाया जाता था कि जो बॉडी का जो साइज है, ढांचा है और जो उसका ब्लड ग्रुप है या जितने जितने तरह के जो स्केलेटन का शेप है वो सब के आधार पे हर कास्ट के अलग अलग हैं।
तो वो कह रहे हैं कि कास्ट वेयर बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक एंड ब्लड ग्रुप सर्वेज विच शी काउंटेड इन हर रिसर्च ऑन कास्ट। उन्होंने स्वयं जातियों के आधार पर जो अपने अपने स्वयं के अध्ययन किए उसमें ये पाया, और उस इसलिए वो जातियों को अलग अलग दूर से कहा जाए कि अलग अलग रेसेस के रूप में, अलग अलग छोटी छोटी है, सब एक रेस के, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी विशिष्टता भी है शारीरिक बनावट में, जिसको एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है शरीर की बनावट को नापने की पद्धति, उसके आधार पे उन्होंने कहा। उनकी थीसिस चिटपावन ब्राह्मण जो थे, वो चिटपावन ब्राह्मण के ऊपर थी, जिसके ऊपर उनकी पीएचडी थी, थीसिस थी। उस पे उन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर किया। और चिटपावन ब्राह्मण जो थे वो उनकी आंखों का रंग लगभग भूरा सा होता था। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी चिटपावन ब्राह्मण की प्रजाति या जाति के लोग होंगे, उनकी भूरी आंखें होंगी। तो इस प्रकार से वो शरीर की बनावट से भी जातियों को जोड़ रही थी। हाँ, उन्होंने इंडोलॉजिकल डिस्कशन में कास्ट ओरिजिन के बारे में बताया, कहा कि ये जो जातियों की उत्पत्ति है वो पुराण और महाभारत से या तमाम और माइथोलॉजिकल ग्रंथ जो हैं उनसे ट्रेस की जा सकती है। उन्होंने ट्रेस करने का प्रयास भी किया। तो उनके अनुसार इंडियन सोसाइटी एज ए पैच वर्क ऑफ कास्ट, फिजिकली कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो कास्ट के डिफरेंट पैचेस हैं, उसका पूरा एक प्रकार का नेटवर्क है जो फिजिकली यानी शारीरिक रूप में और कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे से भिन्न भी है, यानी अंतर भी है। तो ये कार्वे का एक अपनी मौलिक शोध थी। कार्वे ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में महाराष्ट्र के तमाम विभिन्न लेखकों के लेख और उनके शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जिसमें रनाडे का जो लेखन है उसको उन्होंने पढ़ा है, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ा, उन्होंने गोखले को पढ़ा, और अंग्रेजी के अध्ययनों में रसल को पढ़ा, हीरालाल को पढ़ा। तो इन सब के जो अध्ययन है, उन सब के अध्ययन जो ट्राइब्स एंड कास्ट इन सेंट्रल प्रोविंस नाम की जो उन्होंने रचना की, केंद्रीय प्रोविंस में जो ट्राइब्स और जो सेंट्रल कास्ट हैं, जातियां हैं, उनके ऊपर जो उनका टाइटल आया, वो उसमें उन्होंने इन सब लोगों के अध्ययनों को इंक्लूड किया है। और कार्वे ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल लेखन किया है, मानव शास्त्रीय लेखन किया, उसमें 4-5 चीजें मेनली बताई। जैसे हमने बताया, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी और मेनली एंथ्रोपोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशंस का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ उन्होंने सांस्कृतिक मानव शास्त्र की बात करी। सांस्कृतिक मानव शास्त्र में जो किनशिप है, नातेदारी समूह है, जाति है, गांव है, ग्रामीण समाज है, प्रजातियां हैं, प्रजातियों में या जो ग्रामीण समाज में जो लोगों के मध्य पाए जाने वाले लोकगीत हैं, जो छोटी छोटी कथाएं हैं, कथानक हैं, या मौखिक परंपराएं हैं, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया, जिसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और तीसरा, उन्होंने अपना एक टूल बनाया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी किया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को भी उन्होंने अपने अध्ययन का एक स्रोत रखा, जिसमें उन्होंने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में उन्होंने जो गांवों में जो वीकली यानी साप्ताहिक बाजारें होती हैं उनको पढ़ा। उन्होंने डैम यानी जो बांध वगैरह बनाए जा रहे थे और बांध बनाने से जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनको भी पढ़ा। उन्होंने शहरीकरण की प्रक्रिया में जो शहर बस रहे थे, गांव खत्म हो रहे थे, उस प्रक्रिया को भी उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ों को पढ़ा। तो ये उनका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे किए गए अध्ययन है। और जैसा हमने बताया कि वो नारीवादी थे, तो उन्होंने एक समकालीन जो समाजशास्त्री या सामाजिक टिप्पणियां हैं वो भी की, किसके ऊपर? नारियों की स्थिति के ऊपर, भाषा को लेकर,
प्रजाति को लेकर। तो ये सब चीजें उनके अध्ययन में दिखाई पड़ती हैं। कार्वे का जो पूरा अध्ययन है वो उसमें मेनली जो चूंकि कार्वे ने आपको बताया कि महाराष्ट्र में ही अपना बचपन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की, तो वो मराठी में लिखना पसंद करती थी। उन्होंने मराठी में बहुत सारा साहित्य लिखा है। मराठी राष्ट्रवाद के बहुत सारे लेखन किया और मराठी राष्ट्रवाद को कि वो प्रबल समर्थक थी और उन्होंने शी रिफ्यूज टू कंसीड हिंदी सुपीरियर। उन्होंने भाषाओं के जो संदर्भ में हिंदी को श्रेष्ठ भाषा मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी होगी श्रेष्ठ, लेकिन हम सब के लिए, मराठियों के लिए मराठी भाषा श्रेष्ठ भाषा है। और वो मराठी की श्रेष्ठता और मराठी भाषा में राष्ट्रवाद की श्रेष्ठता की बात कर रही थी। तो वो उन्होंने अपने मराठी भाषा के ऊपर किसी भी अन्य भाषा का प्रभाव अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज लोगों के जो डोमिनेंस थी उसको भी उन्होंने अस्वीकार किया। और उन्होंने कहा, उनका मानना था कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए विद्यालयों में, स्कूलों में, वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाए। क्षेत्रीय भाषा में उन बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये यानी वो क्षेत्रीय भाषा, वर्नाकुलर लैंग्वेज के सपोर्ट में बात कर रही थी। ये तो बातें आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको हम नातेदारी व्यवस्था पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं। वो उन्होंने एक किताब लिखी थी 1953 में, डेक्कन कॉलेज से प्रकाशित हुई, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मुझे लगता है कि मानव शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान कार्वे का है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। इस अध्ययन में उन्होंने, जैसा हमने बताया, भारत में विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया और उन संस्थाओं में परिवार और विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में कैसे नातेदारी या रिश्तेदारी, कैसे नातेदारी कार्य करती है, किस तरह से नाते बनते हैं। नाते का मतलब नातेदारी समूह एक विशिष्ट समूह के रूप में, एक मजबूत संगठन के रूप में कार्य करता है, इसकी बात वो कर रही है, इसका वो अध्ययन कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये पूरा जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है उसमें उन्होंने इंडो यूरोपियन या सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ जोन बांट दिए थे, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट। तो नॉर्थ जोन में उन्होंने, यानी उत्तर भाग में उन्होंने इंडो यूरोपियन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, संस्कृत आधारित जो संगठन है उनके ऊपर उन्होंने अपना अध्ययन फोकस किया। दूसरी तरफ उन्होंने साउथ इंडिया में जाकर द्रविड़ लोगों के ऊपर जो हुए अध्ययन है या उनको इकट्ठा किया। खुद भी उन्होंने द्रविड़ लोगों के अंदर, यानी साउथ में रहने वाले लोग जो द्रविड़ कहलाते थे, उनके बीच जो नातेदारी इस समूह की संरचना या संगठन कार्य कर रहे थे, उसको उन्होंने दूसरे भाग में लिया। तीसरे भाग में जो जो सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, ये जो सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल जोन के लोग थे, जिसमें महाराष्ट्र भी उन्होंने जोड़ा। महाराष्ट्र को सेंट्रल जोन का ही एक भाग मानते हुए उन्होंने सेंट्रल जोन में जो मिक्स्ड पैटर्न है नातेदारी संगठन का, उसका अध्ययन किया। और फिर उन्होंने ईस्ट में जाकर, पूरब में जाकर, ईस्ट में जाकर उन्होंने मुंडारी किनशिप सिस्टम का अध्ययन किया। मुंडारी का जो किनशिप सिस्टम था उसका अध्ययन किया। तो एक प्रकार से उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए
ये नहीं कि खाली महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ परिवारों का किनशिप पैटर्न देख लिया, यानी जो कहा जाए कि नातेदारी का समूह का एक पैटर्न पढ़कर उन्होंने कुछ बता दिया, ऐसा नहीं। वो उन्होंने पूरे भारत में हिंदू समाज के अलग-अलग पैटर्न को पढ़ा, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से लेकर ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सबका अध्ययन करने के बाद एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक समझ, एक संपूर्णता से जुड़ी हिंदू समाज व्यवस्था या भारतीय समाज व्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था या नातेदारी संगठन का क्या रोल है, उसको पढ़ा, उसको पढ़ के बताने का प्रयास किया। कार्वे, हमने बताया कि कार्वे के पास उन्होंने जो उनका उनका अध्ययन है उसमें उन्होंने प्राचीन काल से लेकर समकालीन भारत के अंदर जो परंपराएं हैं उनका अध्ययन किया। तो अब प्राचीन काल के लिए प्राचीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए था। प्राचीन भाषा में जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना। अब वो ग्रंथ किसने लिखे? कभी-कभी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो श्रुति परंपरा से, यानी सुनकर श्रुति परंपरा से लिखे गए ग्रंथ हैं, श्रुति लिटरेचर जिसे हम अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। श्रुति परंपरा से, जिसमें वेद है, उपनिषद है, ये सारी जो हैं ये श्रुति परंपरा से लिखे हुए ग्रंथ हैं। इन एपिक्स को पढ़ा। फिर उसके बाद आता है महाभारत है, रामायण है, इन सबको भी उन्होंने पढ़ा। लेकिन इन सब का अध्ययन उन्होंने समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में लिया है, और उसमें किस तरह से संयुक्त परिवार व्यवस्था भारत के अंदर थी, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से, प्राचीन उत्तर भारत में किस प्रकार से संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, उसका अध्ययन उन्होंने करके बताने की कोशिश की है। तो एक मतलब भारतीय समाज की ऐतिहासिक दृष्टि में विवेचना करने का प्रयास किया है। ये एक उनके अध्ययन में अलग प्रकार की मौलिकता दिखाई पड़ रही है। और वो जो नातेदारी समूह है उसमें वो खाली हिंदू समाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज में नातेदारी संगठन है उसका प्रभाव मुस्लिम समाज में कैसे पड़ा, उसका प्रभाव ईसाइयों के समाज में यानी क्रिश्चियन सोसाइटीज में या अदर कम्युनिटी पूरे भारत के समाज व्यवस्था में नातेदारी संगठन की भूमिका का अध्ययन कर रही हैं। वो खाली हिंदू समाज में ही नहीं कर रही। हिंदू समाज उसका एक मूल है, हिंदू समाज उसका केंद्र है, लेकिन उसका प्रभाव विभिन्न जातियों में, विभिन्न प्रकार के समाजों में देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा इरावती कार्वे अपने अध्ययनों में कर रही है। हमने आपको बताया कि इरावती कार्वे ने खाली परिवारों का नहीं, परिवार के अंदर जो विवाह व्यवस्था भी है, मैरिजेस हैं, वो किस तरह से वो सोलेमनाइज की जाती हैं, किस प्रकार से उसको रचा जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको भी उन्होंने बताया। और उसमें जो निषेध है, जहाँ पर रोक है, जैसे दो कजिन्स के मध्य शादी नहीं हो सकती, तो इसको भी उन्होंने अपनी 1953 की उस पुस्तक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कहाँ पर जो विवाह के ऊपर निषेध है और कहाँ पर विवाह एक्सेप्टेड है, इस सारी बातों को भी वो अपने उसमें अध्ययन में कह रही है। इरावती कार्वे ने भारतीय समाज की जो संरचना है, जो विभिन्न कह सकते हैं कि विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका जो स्वरूप बन रहा है, उसमें वो कह रही हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विवाह कैसे होगा, विवाह एक लड़के का एक लड़की के साथ जो विवाह अंतर विवाह है, उसमें नातेदारी का क्या रोल है, यानी वो जो अपने कजिन से कर सकता नहीं कर सकता, या सपिंड में पिंड, विभिन्न पिंड, जो सपिंड में विवाह निषेध है, इसी तरीके से सगोत्र में विवाह निषेध है। ये जो गोत्र है, पिंड है, इन सब की ऊपर उन्होंने टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन के भारत
भारत में हिंदू समाज व्यवस्था में है, जिसमें नातेदारी एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिससे जिससे ये जुटा हुआ विवाह और परिवार सब उसके इर्द गिर्द है। और विवाह में जो विभिन्न प्रकार के अच्छा, सब जातियों के लिए जैसे हमने पहले ही बताया कि उन्होंने हर जाति के व्यवहार पद्धतियों को अलग अलग देखा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि पूरी हिंदू समाज में जितनी जातियां, सबका जो एक व्यवहार का तरीका एक होगा, कॉमन होगा, नो, ये वो उससे वो मना कर रही हैं, उसको वो नहीं स्वीकारती। वो कहती हैं जितनी जातियां, उनके पैटर्न, व्यवहार के पैटर्न अलग अलग हैं, और वो उसी पैटर्न में वो किनशिप के आधार पे कहती हैं कि कहीं पर हो सकता है कि विवाह अलाउ है, कहीं किसी जाति में वो विवाह नहीं अलाउ है। तो इस प्रकार से उनका मानना था। और वो उन्होंने फर्दर किनशिप के साथ संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार इस प्रकार का एक समूह है जो एक छत के नीचे, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव, हु स्टे अंडर वन रूफ, एक एक छत के नीचे जो सब लोग, जो लोगों का समूह रहता है, साथ में खाते हैं, मतलब ईट जॉइंटली, जो सम एक एक जगह पका हुआ भोजन एक स्थान पे वो सब खाते हैं। और आगे चल के वो कहती हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जिसको जिसको कहते हैं कि होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी है, यानी उसमें उस संपत्ति का अधिकार भी कॉमन है। तो ऐसे समूह जहां संपत्ति का अधिकार समान हो, जहां पर भोजन की तरीके समान हो, एक ही चूल्हे पे बना भोजन हो, एक छत के नीचे साथ में रहते हो, इस प्रकार का जो व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार व्यवस्था है। और वो भारत में जातियों के ही अंतर ये संभव है, और इस विभिन्न जातीय समूहों में ये संयुक्त परिवार कार्य करते हैं, या संयुक्त परिवार की व्यवस्था स्थापित होती है। इस तरह से वो संयुक्त परिवार व्यवस्था में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर एक्सप्लेन करें। तो जो टोटल उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, उनका जो मानना है कि जो संयुक्त परिवार है या विवाह है, इन सब में नातेदारी व्यवस्था जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो परिवार को भी बना रही है, विवाह को भी बना रही है। यानी दीज ऑल इंस्टीट्यूशंस, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज की संस्थाएं हैं, वे सब बिकॉज ऑफ द किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो नातेदारी संगठन है, इसकी वजह से संगठित हैं, जुड़ी हुई हैं। इस तरह से उनकी विवेचना है। इसलिए हम जब समाज को समझने के तमाम दृष्टिकोण आए, उसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है, उसमें हम इरावती कार्वे को बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं कि उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। हमने बताया कि उनका जो अध्ययन है चित्पावन ब्राह्मणों के ऊपर किया गया अध्ययन है, और वो महाराष्ट्र में जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उनमें किस प्रकार की परंपराएं थी, उनके व्यवहार के तरीके थे, उसकी विवेचना उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से की। और वहां से कास्ट और कास्ट क्लस्टर, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में जाति पुंज कहेंगे। क्लस्टर का मतलब जहां कई जातियां एक साथ एक छोटे समूह में रहती हूँ, वो कास्ट क्लस्टर है। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के चारों तरफ एक कास्ट क्लस्टर बन जाता है, और उस चित्पावन ब्राह्मणों का जो कास्ट क्लस्टर है, उनके मध्य जो क्या कहें उसको, नातेदारी व्यवस्था है, वो संगठित होती है। तो वो जो कास्ट क्लस्टर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर किनशिप सिस्टम। तो ये बात वो कह रहे हैं। और बहुत सारे उन्होंने ब्राह्मणों की जातियों में जो सरनेम लगाए जाते हैं उसको भी विवेचना, देश पांडे है, जैसे अभी हमने बताया, करहदास है, सारस्वत है ना, और प्रंजपे हैं। ये सारी जो कास्ट टाइटल्स थे, इन सब कास्ट टाइटल्स को लेकर उन्होंने बताया कि ये जातियों के जो जाति उपजातियां बनती हैं, इन उपजातियों में किस प्रकार से परस्पर संबंध बनेंगे।
तो वो भी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के तहत बताया। एक ब्राह्मण तो बड़ी जाति है, उस ब्राह्मण बड़ी जाति के अंतर्गत छोटी-छोटी उपजातियाँ हैं। ये जो उपजातियाँ हैं, ये गोत्र पे आधारित हैं। तो उस गोत्र और पिंड के आधार पे उन्होंने विभिन्न उपजातियों के संगठन की चर्चा करी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर भारत के जाति व्यवस्था को कार्वे के, इरावती कार्वे के दृष्टिकोण से समझा जाए, और तब समझ में आता है कि हाँ, भारत की जो हिंदू समाज व्यवस्था है वो कैसे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन से बनी और किस तरीके से ये आगे चल रही है। और फिर हमने आपको बताया कि इरावती कार्वे ने इसका कहा जाए कि प्राचीन जो हमारे पास साहित्य है उससे उदाहरण देकर उसके उसके हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक पक्ष है उसके आधार पे भी उन्होंने उसकी विवेचना की। तो खाली उन्होंने जो जैसे कहते हैं कि एक पर्सपेक्टिव है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी उन्होंने, और एक एंथ्रोपोलॉजिकल जो फिजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक पर्सपेक्टिव है उसको भी इंगेज किया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी इंगेज किया, कंटेम्परेरी यानी समकालीन समाज को समझने के लिए। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने टूल इस्तेमाल किए हैं भारत के हिंदू समाज व्यवस्था को समझने के लिए, वो बड़े वैज्ञानिक हैं। इसलिए हम लोग उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस में एक जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हें साइंटिस्ट के रूप में भी देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट उन्हें सोशल साइंटिस्ट के रूप में भी देखते हैं। तो ये जो उनकी जो वैज्ञानिक विवेचना है, मीमांसा है हिंदू समाज व्यवस्था को लेके, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर तो आप जब हिंदू समाज व्यवस्था में कई पक्ष हैं, दान है, डाइवोर्स यानी हम क्या कहते हैं उसको हिंदी में, विवाह विच्छेद, हिंदी में विवाह विच्छेद कहेंगे, डाइवोर्स है, इन सब की भी उन्होंने वहां पर बताया कि कैसे विवाह डिसॉल्व हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते, 7 जन्म तक आपका कैसे गठबंधन होगा, ये भी एक पक्ष हिंदू विवाह व्यवस्था में, सप्तपदी विवाह व्यवस्था में एक्सप्लेन किया है। So there are many issues which she has highlighted in explaining Hindu marriages and Hindu family system, which is commonly known as joint family system. अब तो खैर बदल गया, इस समय का समाज अलग है। ये तो आपको हमने बताया कि इरावती कार्वे कब पढ़ रही थी, 1960 के दशक में। तो 60 और 70 के दशक तक का भारत और आज 2023 के भारत में थोड़ा अंतर आ गया है। बहुत सारे भारत में भारत की समाज व्यवस्था में, हिंदू समाज व्यवस्था में भी अंतर आ गया है। हम संयुक्त परिवार व्यवस्था को टूटते हुए या विघटित होते हुए देख रहे हैं और उस एकल परिवार व्यवस्था या नाभिकीय परिवार व्यवस्था बनते हुए देख रहे हैं, जहां पर दो पति पत्नी और उसके बच्चे एक छत के नीचे रहते हैं, दूसरे और अन्य संबंधी उसके नहीं रह रहे हैं, और सबका अलग अलग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप है, वो केवल शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जो जाति व्यवस्था थी उसमें उनका भोजन भी एक साथ बनता था, उनकी सामाजिक आर्थिक क्रियाएं भी एक साथ होती थी। तो इस सांस्कृतिक पक्ष में तो एक थे ही थे, तो इस प्रकार से वो पूरी एक संयुक्त इकाई होती थी। इसलिए संयुक्त परिवार एक संयुक्त एक विशिष्ट जाति के अंदर एक संयुक्त वृहद इकाई, एक वाइडर यूनिट के रूप में देखी जाती थी। अब स्मॉल जिसको कहते हैं कि जो युग्म है, कपल के रूप में छोटी छोटी इकाइयां हो गई, तो ये चेंज आया है। लेकिन हिंदू समाज व्यवस्था कंटिन्यूअस है। और एक किताब जो मैंने बताया कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी लाया हूँ, ये युगांत। इस किताब को आप सब देखेंगे तो ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे उन्हें हिंदी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1967 में मिला। इसमें हमने प्रारंभ में भी कहा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, अगर मौका मिले तो पढ़िए। अब तो हिंदी में भी आ रही है, ये युगांत नाम की पुस्तक है। ये मराठी में मूल भाषा में लिखी गई, क्योंकि वो मराठी थी, आप सबको पता है। तो मराठी भाषा में इसमें उन्होंने महाभारत के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन किया है। मैं आप सबको बताऊं, ये किताब में विभिन्न चरित्र क्या है, जैसे द्रौपदी एक बहुत बड़ा चरित्र है, आप सबको पता होगा हमारे महाभारत की स्टोरी में। तो द्रौपदी का चरित्र हिंदू धर्म के आधार पर
का बखान या व्याख्या नहीं करी है। उन्होंने समाज में द्रौपदी एक स्त्री है और उस स्त्री के क्या जो चुनौतियां हैं उसको उन्होंने महाभारत काल से शुरू करते हुए टिप्पणी करी है। तो महाभारत के चरित्र को उठाकर उसमें उनकी जो टिप्पणी है आज के भारत में महिला को समझने के लिए है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और ये कहा गया कि ये जो इरावती कार्वे की युगांत नाम पुस्तक है, यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, महाभारत की टीका या टिप्पणी नहीं है, परंतु महाभारत के चरित्रों को लेकर की गई विभिन्न चर्चा है जो समकालीन भारत को समझने में सहायक होगी। सो दिस इज why this Yugant book is very important to understand the basic fabric of Indian society। जो भारतीय समाज व्यवस्था में तमाम कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में कृष्ण और वासुदेव का एक संबंध के ऊपर टिप्पणी है, पिता पुत्र के संबंध के ऊपर टिप्पणी है ना। तमाम ऐसे हैं, आप लोग कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। कुंती माता है, कुंती का के चरित्र को, माँ के चरित्र को, कुंती क्या है, कुंती क्या सोचती है, एक माँ क्या सोचती है, उसको परिवार के साथ उन्होंने कोरिलेट किया। तो वो कैरेक्टर कुंती लिया है, लेकिन एक हिंदू समाज व्यवस्था में माता अपने पुत्र के बारे में कैसा सोचती है, माता अपने पति के बारे में क्या सोचती है, दिस इज ऑल। ये जो नरेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गांधारी आपने इसमें सुना होगा। ये चूंकि हमने आपको बताया इरावती कार्वे फेमिनिस्ट स्कॉलर थी। अब हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट कर दूं, मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा क्योंकि बहुत सारा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ये सारे ऑथर हमारे बहुत हृदय के नजदीक है। मैं आपको इस बिंदु पे कह के खत्म करूंगा, दूसरी तरफ आगे बढ़ता हूं कि आपको अगर इरावती कार्वे को समझना है तो युगांत पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी दृष्टि से भारतीय समाज में महिला को समझने का प्रयास किया है। दूसरा स्कॉलर है जिसकी चर्चा हमें करनी है, अक्षय रमन लाल देसाई, जिसको संक्षेप में सरल भाषा में हम लोग AR देसाई कहते हैं। AR देसाई के नाम से वो पॉपुलर थे। AR देसाई का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए कि AR देसाई एक पहले ऐसे समाजशास्त्री हैं जो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, मार्क्सवादी दल से जुड़े हुए थे, और उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारत की समाज को समझने के लिए, और भारत, और वो चूंकि 1915 में उनका जन्म हुआ अप्रैल के माह में, तो 1915 में जब जन्मे और 1928 और 30 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, प्रारंभिक जो कक्षा 10 कहते हैं, हाई स्कूल या मैट्रिक वगैरह, और फिर 30 से लेकर 38 तक और 40 तक उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा करी। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड कौन सा पीरियड है? वो पीरियड है जिसमें भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा है गांधी के नेतृत्व में, और उधर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये सारा पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है। और उसी आंदोलन में के काल में AR देसाई का युवा काल है। तो AR देसाई के युवा काल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है, और उस पीरियड में एक स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सवादी था जो भारतीय समाज को कार्ल मार्क्स के दर्शन से समझना चाहता था। इसलिए अगर आपको AR देसाई को समझना है तो उनके 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। एक इंडियन नेशनलिज्म, जिन्होंने, उनकी एक किताब भी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हम लोग MA में पढ़ाते हैं इसको, और हमने स्वयं बहुत बार इस किताब को पढ़ा। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद को सामाजिक तथा सांस्कृतिक, भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की इसमें विवेचना की है। ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मुझे लगता है कि उनके शोध पे आधारित ग्रंथ था। दूसरा, उन्होंने, चूंकि वो मार्क्सवादी विचारधारा के पोषक थे, तो उन्होंने मार्क्सवाद पूंजीवाद का विरोध कर रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि जो स्टेट
है, राज्य है, पूंजीवादी व्यवस्था का राज्य है, वो कैसे परिवर्तित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। और भारत में जो कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत में किस तरह से कैपिटल का उदय, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद का उदय हो रहा है, और भारत भारत की समाज व्यवस्था कैसे पूंजीवादी समाज व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विवेचना ए आर देसाई की है विकास को लेकर। विकास को समझाने के लिए उन्होंने एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य दिया, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में इसको विकास के विभिन्न पथ क्या होंगे, कैसे, व्हाट आर द पाथ और वेज ऑफ डेवलपमेंट, उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। और चौथा, जिसको हम बार बार आप लोगों से कहते हैं या सभी से कहते हैं, कि भारतीय समाज को समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। ये चार उनके सेंट्रल आइडियाज हैं। इनको अगर आप सब लोग अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे लगता है ए आर देसाई को समझ सकते हैं। ए आर देसाई गुजराती थे। गुजरात में नाडियाड, गुजरात में होने की वजह से बड़ौदा में और नादियाड में उनका पहले शिक्षा दीक्षा हुई। उनके पिता बहुत ही अच्छे राइटर और थिएटर आर्टिस्ट और म्यूजिशियन थे, उनकी कला में बड़ी रुचि थी, तो इसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने भी म्यूजिक बहुत अच्छी और लिटरेचर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताऊंगा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन, जैसे इरावती कार्वे पुणे में थी, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थी। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज में, ये बॉम्बे में इन्होंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया, और उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और बॉम्बे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। उसके बाद वो फेलो रहे और तमाम कई पदों पे काम करते रहे। भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी बने 80 और 81 में, और गुजरात समाज शास्त्र परिषद के 88-89 में अध्यक्ष रहे। यानी वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री के रूप में जाने गए। उनके सेंट्रल आइडियाज को तो हमने आपको बताया कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो उनकी डॉक्टरल डिग्री के ऊपर आधारित था। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पे बहुत सारा काम किया है, और जहाँ तक उनके अन्य विषयों का सवाल है, एक उनको हम हिस्टोरियन ऑफ सोशल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रूप में भी देखते हैं। और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के राष्ट्रवाद को समझने के लिए है। और 1960 में उनकी आखिरी जो कृति आ रही है, रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, जो 1960 में है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना होगा। वो कम्युनिस्ट, वैसे तो छोटी जो महाराष्ट्र की छोटी छोटी जो कम्युनिस्ट ओरिएंटेड पार्टीज थी उनके सदस्य रहे, लेकिन कुछ दिनों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी सदस्य बने, फिर वो हट गए वहां से। वो भारी आलोचक थे कांग्रेस पार्टी ऑफ के, क्योंकि वो कांग्रेस वो ये मानते थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है।